बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर हाफिज़ से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को जो है वो डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज हम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से, और ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो पेपर में आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पिछले कुछ क्लासेस से कुछ हमें आइडिया भी है, कुछ फेमिलियर भी है इससे। हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यही हमें याद है कि ये जो है वो सेल को जो है वो एज अ पावर हाउस जो है वो एक एक्ट करता है, इसका रोल है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि इसका हमें इंट्रोडक्शन हमें इंट्रो के बारे में हमें क्या कहता है। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनेली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली। नेक्स्ट हम अकरेंस के बारे में बात करते आ रहे हैं। ये ऑर्गेनेली प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल प्लांट सेल। ठीक है जी। इसके अलावा किस सेल टाइप में प्रेजेंट है ये ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता, तो ये लिखेंगे प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम देखेंगे, अब इसके अंदर जो है हम जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते हैं कि ये सेल को जो है वो पावर सप्लाई करती है सेल के अंदर। सो अगर पावर ये सप्लाई करते हैं तो हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। सो ये लिखेंगे प्रोवाइड्स पावर टू द सेल, thus called, इसी वजह से जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। सो इसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ डिफरेंट सी चीज नजर आ रही है। सर डायग्राम मैंने आपके लिए बना दी। डायग्राम अगर आप देखें ध्यान से तो डायग्राम में हमें जो है वो दो चीजें हमें बड़ी स्पेशल से नजर आ रही है। एक ये कि इसके पास अपना डीएनए है, और सेकंड इसके पास अगर डीएनए है तो इसके पास जो है वो राइबोसोम्स भी हैं। सो डीएनए और राइबोसोम्स अगर इसके पास है तो ये बायोसिंथेटिक मशीनरी है इसके पास। सो यहां से हमें पता चला कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो ये फहद ऑर्गेनेली जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इसके अलावा जो है वो क्लोरोप्लास्ट इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सो ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है। सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसके बाद अगर हम देखें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या पता है? क्या स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता है? अब स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि हम अगर इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये एक बहुत जो है वो वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट करता है। यहाँ ये रोड्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर जो है ये शो करता है। और अगर हम जो है इसे इसके जो
जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम इसे देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी जो है वो शो करता है। तो ये हम लिखेंगे shows vesicles like rods like structure under compound microscope, but shows very complex morphology, very complex morphology under electron microscope. यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ये वेसिकल्स टाइप या रॉड्स टाइप जो है मॉर्फोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर अपना शो करता है, लेकिन अगर मैं से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो ये जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है वो शो करता है। इसके अलावा वो एक और बात बताता है कि ये दे आर वेरी वाइडली वेरी मतलब ये वेरी ई वाला नहीं ए वाला, काफी जो है वो वसी, वेरी वाइडली या वेरी मतलब मीन सॉरी कि वेरी जो है ये डिफर करते हैं एक दूसरे से, काफी जो है वो डिफरेंट, दे आर वेरी वाइडली in their sizes and their shapes and their shapes, यानी ये जो अपने साइजेस के अंदर और शेप्स के अंदर काफी दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कई अकसाम होते हैं। सो ये हमारा था इंट्रो और स्ट्रक्चर्स हम दोबारा देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम जो है वो इसके कुछ दो और स्ट्रक्चर्स उस पे बात करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह जो है फंक्शंस पे बात करेंगे। सो सबसे पहले हम देखा कि ये आज का आर्टिकल था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने इंट्रो में देखा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनेली है सेल की। इसके बाद हमने देखा कि ये प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, क्योंकि पीछे हम कुछ ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं जो सिर्फ या तो एनिमल सेल में मौजूद थी या सिर्फ जो है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद थी, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनेल है जो प्लांट के अंदर भी मौजूद है और एनिमल सेल में मौजूद है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगी जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। जो आर जो है वो आर्कियो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया के साथ जो है उनके अंदर प्रोड्यूस प्रेजेंट ही नहीं होती। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रोवाइड पावर टू द सेल, दस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल को जो है वो पावर सप्लाई करती है, इसी वजह से जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि चूंकि इसके पास डीएनए है, चूंकि इसके पास राइबोसोम्स है, इसीलिए जो है इसे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहेंगे, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम भी है। देन हमने स्ट्रक्चर पर बात की। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि शो वेसिकल्स लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी अगर इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये थैलियों की तरह की या रॉड की तरह की जो है वो शेप जो है वो अपनी जाहिर करता है, लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी जो है वो शो करता है। तो कभी अभी हम इंटर लेवल पे तो इससे ज्यादा मतलब कि ये बात इन्होंने नहीं की, सिर्फ हमें एक ओवरव्यू दे दी है कि काफी जो है ये मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे शो करता है। फिर उन्होंने कहा कि दे आर वेरी वाइडली इन देयर साइज एंड देयर शेप्स, ये अपने साइज के लिहाज से, अपने शेप्स के लिहाज से, डेंसिटी के लिहाज से काफी जो है ये मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से और काफी इनकी जो है ये वैरायटीज होती है। सो ये हमारे पास था इंट्रो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम जो है वो इसके कुछ दो स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं और उसके अलावा जो है हम फंक्शंस पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके दो फंक्शन जो है स्ट्रक्चर्स हैं उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर अब हम देखें इसको गौर करें डायग्राम को, तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसके पास ठीक है स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें नजर आ रही, कुछ नई चीजें नजर आ रही। वो ये है कि यहाँ पर इसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे एक ये क्रिस्टी टाइप का स्ट्रक्चर बता रहा है और कुछ हमें जो है ये F1 पार्टिकल्स बता रहा है। ये क्या चीजें, इन्हें आए हम देखते हैं। सो इसके पास टू सेल मेम्ब्रेन है, टू सेल मेम्ब्रेन है इसके पास, और दूसरा इसके पास जो है वो F1 पार्टिकल्स हैं। तो इन्हें देखते हैं क्या है।
टू सेल मेम्ब्रेन जो है, एक यहाँ पर आउटर है और एक यहाँ पर इनर है। एक आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन है, और एक जो है वो इनर है। अब आउटर मेम्ब्रेन के बारे में उसने सिर्फ इतना बताया कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ एक लेयर सी है, आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज स्मूथ। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के बारे में उसने कुछ इंटरेस्टिंग ये बताया कि इनर मेम्ब्रेन जो है उसके पास कुछ इनफोल्डिंग्स सी हैं, उसके पास कुछ ये झुर्रियां टाइप, उसके पास कुछ फोल्डिंग्स वगैरह हैं, कुछ वो इनर चैम्बर की तरफ, इनर चैम्बर यानी अंदर की तरफ कुछ उसके पास, अंदर की तरफ उसके पास कुछ इनफोल्डिंग्स सी हैं। तो उसको जो है इसने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दिया। इनर मेम्ब्रेन हैज many infoldings। infoldings मतलब कि अंदर की तरफ किसी चीज का फोल्ड होना, has many infoldings to a inner chamber। inner chamber यानी अंदर की तरफ, ये सारा चेंबर है इसका, उसकी तरफ इसकी फोल्डिंग्स है। inner chamber called mitochondrial मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मेरे पास ये पड़ा है, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसके बाद ये F1 पार्टिकल्स क्या होता है ये देख लेते हैं, और ये क्रिस्टी क्या होता है ये देख लेते हैं। क्रिस्टी, अच्छा पीछे हमने जो पढ़ा था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा था वो था सिस्टर्नी, लेकिन ये क्रिस्टी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्रिस्टी एंड F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। अब क्रिस्टी देखें, ये क्रिस्टी है, यहां पर हमने बात कर ली कि इनर चेंबर को हमने जो है वो इसका एक इनर चेंबर की तरफ उसका कुछ फोल्डिंग्स वगैरह है, उसको मैंने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। एक जो इनर चेंबर की तरफ उसका जो है वो इनफोल्डिंग्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनफोल्डिंग्स वगैरह जो इसने कहा है कि जो इनफोल्डिंग्स हैं उसमें इसने कहा है इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहेंगे। क्रिस्टी क्या है वो इनफोल्डिंग्स है, लेकिन इनर चेंबर की तरफ क्या है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। सो inner membrane has enfoldings called क्रिस्टी। ठीक है, अब क्रिस्टी ये लिख लिया। अब क्रिस्टी के पास हमारे पास कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर्स है, which has नोब लाइक चूंच कह सकते हैं, जो पंजाबी में चूंच भी कहते हैं, चूंच कह सकते हैं, या ये दानेदार या कुछ उभरा हुआ टाइप कह सकते हैं। नोब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। इसे जो है हम जी को पार्टिकल्स F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इन्हें जो है हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, इसे जो है हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब F1 पार्टिकल्स को कह दिया, इनका फंक्शन क्या है। अब ये जो है हमारे पास एटीपी सेंसेस करने के काम आते हैं, प्ले रोल इन एटीपी सिंथेसिस। सो हमारे पास जो है वो एटीपी सेंसेस करने के काम आते हैं। सो ये था हमारे पास दो में और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर ली। इसे हम दोबारा रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है इसके फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा जो टू सेल मेम्ब्रेन्स हमारे बात की माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और एक हमारे पास जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात इस तरह बताया गया कि ये जो है वो स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया कि इसके पास कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं, कुछ इनर चेंबर की तरफ उसके पास कोई इनर चेंबर होता है। अब ये मतलब वही चीज है जैसे हम एक सेल बनाते हैं, उसके अंदर अगर हम मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर मैं आपको अक्सर कह देता हूँ कि जी ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म यहाँ पर ही है, इसका मतलब ये है कि ये सारा यहाँ इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सारा इसको अंदर कवर किया हुआ है, इसके अंदर एक पूरा चेंबर है इसका। तो उस चेंबर को मैंने जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दिया। मैट्रिक्स मवाद कह सकते हैं, मैट्रिक्स मादा कह सकते हैं, किसी भी चीज को, वो विस्कस फ्लूइड टाइप हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गया इनर मेम्ब्रेन के बारे में कि हैज इनफोल्डिंग्स टू अ इनर चैम्बर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैं फोल्डिंग को मैट्रिक्स नहीं कह रहा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं कह रहा, मैं उस चेंबर को मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह रहा हूं। इसके बाद जो है वो क्रिस्टी और एफन पार्टिकल्स देखें कि पता नहीं क्या चीज है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। अच्छा जी, जो इनफोल्डिंग्स थी ना उसको क्रिस्टी कहते हैं, ये भी मसला क्लियर हो गया। इसके बाद जो है कि विच हैज, अब क्रिस्टी के ऊपर जो है वो कुछ नोबल स्ट्रक्चर्स, कुछ दानेदार, कुछ चूंच की तरह के कुछ गोल से जो है वो नोबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस नोबल स्ट्रक्चर्स को जो है वो F1 पार्टिकल्स कहते हैं। वो नोबल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, उसका काम क्या है कि वो एटीपी सिंथेसिस करने में अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। सो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर पॉइंट अप हुआ। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है इसका भी फंक्शन भी देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके फंक्शंस देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में बात करें तो वन बाय वन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। सिंपल में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका डीएनए और इसके पास राइबोसोम्स हैं। अब डीएनए और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास ये है कि डीएनए और प्रोटीन इसके पास है, डीएनए और राइबोसोम्स है जो प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन सबसे पहले इसका फंक्शन हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसाइज। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए और प्रोटीन, इसके पास डीएनए और राइबोसोम्स है। एज डीएनए, डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है जी। दूसरा इसके पास अगर हम देखें, अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहां पर अगर हम देखें ये चीज, तो ये अगर हम कहते हैं एंजाइम और कोएंजाइम्स, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स, एंजाइम्स वही प्रोटीन और कोएंजाइम्स वही उसके कोफैक्टर्स वगैरह होते हैं, यानी उसके जो है वो ग्रुप्स वगैरह उसको हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस में। चैप्टर नंबर जो है हम 3 में पढ़ा है इसके बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है वो एक साइटोप्लाज्म की तरह एक फ्लूइड टाइप होता है। ये जो होता है ये इससे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने के अंदर हेल्प करता है। डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, चैप्टर नंबर जो सॉरी चैप्टर जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ ग्लाइकोलाइसिस करता है, ये क्रेब्स साइकिल करता है और एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। सो ये लिखेंगे कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी it has mitochondrial matrix which helps to perform Krebs cycle,
glycolysis and aerobic respiration यानी इसके पास जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसके अंदर डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद जो है अब ये देखिए डीएनए और इसके पास राइबोसोम्स है। अगर एक किसी ऑर्गेनेल के पास डीएनए हो तो आप समझ जाएं कि वो डीएनए से आरएनए बना लेगा, आरएनए से प्रोटीन बना लेगा, तो वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर भी है और इसका फंक्शन भी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। It has DNA क्योंकि इसके बाद डीएनए तो ये जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। इसके बाद लास्ट इसका जो फंक्शन है regenerate ADP to ATP। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये रीजनरेट कर सकती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थ्रू ऑक्सीडाइजिंग फूड स्टफ, यानी फूड स्टफ ऐसा खाना जो ऑक्सीडाइजिंग है उसके जरिए जो है ये एडीपी को दोबारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। यानी वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप लेके जो है वो इसको एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास एबिलिटी होती है। It can regenerate ADP to ATP by oxidizing food stuff। तो ये हमारे पास थे फंक्शन। तो आज का टॉपिक जो है हम एक दफा क्विकली जो है वो रिव्यू कर ले, रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो थी वो उसके हमने इंट्रो में पढ़ा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनेल है और ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में पाई जाती है। इट मींस कि ये यूकैरियोटिक के अंदर मौजूद होती है, प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होती। इसके बाद हमने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन फंक्शन जो था कि वो सेल को पावर सप्लाई करती है और इसकी वजह से हम जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एमडी कैट में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पेपर के अंदर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है क्वेश्चन कि व्हिच ऑर्गेनेल आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इंट्रो में बताया गया कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, इसकी रीजन हमने आगे पढ़ी। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा। स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे एज अ वेसिकल लाइक अ रॉड्स जो है ये अपनी स्ट्रक्चर को जाहिर करता है, फॉर्म्स को जाहिर करती है। और अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी जो है वो शो करती है। इसके अलावा कि इसकी वाइडली रेंज या काफी वेरी करती है, ये काफी डिफरेंट है अपने साइज की बेस पे, अपने जो है वो शेप्स की बेस पे या अपनी डेंसिटी की बेस पे, ये काफी जो है वो वेरी करते हैं। इसके बाद हमने जो है वो इसके मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि इसकी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसमें हमने जो है कुछ पार्टिकल्स F1 पार्टिकल्स के बारे में देखा और क्रिस्टल के बारे में देखे क्या होते हैं। टू मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है कि इसकी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है जो है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन के बारे में हमें बताया गया कि इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ इनफोल्डिंग्स सी होती हैं इनर चेंबर की तरफ, यानी कुछ इनर मेम्ब्रेन के पास, ये इनर मेम्ब्रेन सीधी भी हो सकती थी लेकिन इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ इनफोल्डिंग्स सी हैं इनर चेंबर की तरफ। उस इनर चेंबर को मैंने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दिया जो बिल्कुल इस सारे को कवर करता है, लेकिन हम दिखाने के लिए इसको इतना शो करवाते हैं एज इट इज
साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म को शो करवाते हैं। सो इनर फोल्डिंग्स, चैम्बर की तरफ, उस चैम्बर को मैंने कहा ये मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो उस फोल्डिंग्स, उस इनफोल्डिंग्स को मैंने कहा क्रिस्टी। उस क्रिस्टी के पास कुछ नोबल स्ट्रक्चर्स हैं, उस नोबल स्ट्रक्चर्स को मैंने कहा F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स का काम क्या है? एटीपी को सिंथेसाइज करना। उसके बाद फंक्शन के बारे में बात की। फंक्शन के बारे में सबसे पहला फंक्शन बताया गया कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। वो किस तरह करती है जी? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और इसके पास अपनी राइबोसोम्स है, और जहां पर राइबोसोम्स हो समझ है वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती होगी। देन हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में बताया गया कि इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो इससे हेल्प करता है कि ये क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करे, ये ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म करे और एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करे। अब ये जो है वो तीनों जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 2 में भी हम ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 या 3 में हम शायद पढ़ चुके हैं इस बारे में। इसके बाद हमने देखा सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, और अगर डीएनए है तो फिर आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा तो फिर ये प्रोटीन भी बनाएगा, वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह जो है प्रोसेस। देन लास्ट हमने इसका फंक्शन पढ़ा रीजनरेट एडीपी टू एटीपी, क्योंकि ये ऑर्गेनेली जो है वो इसका लास्ट फंक्शन ये है कि ये जो है वो इट कैन रीजनरेट एडीपी टू एटीपी बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड स्टफ। ऐसा फूड जो ऑक्सीडाइजिंग है वहां से ये एटीपी को जो है वो एटीपी के अंदर दोबारा रीजनरेट कर सकता है। सो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और आज का जो हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है पेपर के अंदर। काफी दफा ये जो मल्टीपल टाइम्स आ जाता है। वही बात जो आपको हमेशा बताता हूँ कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर लेने का आसान तरीका ये है कि आप उस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अगर कोई डायग्राम है तो उसे लाजमन करें, और पेपर का अगर क्योंकि पहले ही टाइम कम होता है, ज्यादातर बच्चे नहीं डायग्राम बनाते, तो उनके 4 में से 2.5 या 3 नंबर तकरीबन इतने ही आते हैं, 4/4 उनके नहीं आते। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करते हुए इंप्रेस होगा कि टाइम वैसे भी कम था और बच्चे ने जो है वो डायग्राम भी बनाई है, डायग्राम बनाने की कोशिश भी किया, डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट अगर ना भी हुई तो वो आपको अटेम्प्ट के ही नंबर 4/4 दे देगा। तो डायग्राम आप अच्छी सी बनाएं, लाजमी डायग्राम जो है वो अटैच करें ताकि आपको जो है वो फुल मार्क्स मिल सके। सो आज के इतना काफी है। आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप अपने जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ऐसे करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको भरपूर तौर पर जो है वो जवाब दिया जाए, आपको सेटिस्फाई किया जाए। अपनी तो हमें याद रखिएगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह निगहबान।